नमस्कार, किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जीत के लिए हर तरह के दांव लगा रहे हैं। अब जरा मेरे अगल बगल इन चार तस्वीरों को आप देखेंगे और समझेंगे। आज तेजस्वी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, नीतीश के 7 निश्चय को चुनौती दी। वहीं नीतीश के 7 निश्चय के सहारे लोगों को साधने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। उधर नीतीश के निश्चय को बल देने के लिए पीएम मोदी बिहार में ताबड़तोड़ 12 रैलियां करने को तैयार है, तो राहुल भी 8 रैलियों के सहारे महागठबंधन को जीत दिलाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। इन 4 तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके का माहौल है। और एक तरफ जहां प्रण ले लिया गया है नीतीश को हटाने का और बिहार को तरक्की दिलाने का महागठबंधन की तरफ से, तो नीतीश भी 7 निश्चय लेकर निकले हैं। तमाम अन्य दल भी हैं और खासतौर से एलजेपी की भूमिका को भी हम इनकार नहीं कर सकते। और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अभी जो दिलचस्प मुकाबला होने वाला है उसमें सभी के दावे नंबर 1 पर है। हर एक पार्टी, वो तमाम दिग्गज नेता अपनी भूमिका के सहारे बिहार को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में लगातार दावों का दौर भी जारी है। महागठबंधन ने आज अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रण हमारा नाम से जारी हुआ है यह घोषणा पत्र। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर लगे हाथ निशाना भी साधा। महागठबंधन के नीतीश सरकार के बदलाव का जो संकल्प लिया गया है उसकी तस्वीर भी आप देखिए। वहां पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद थे। रणदीप सुरजेवाला से लेकर तमाम अन्य नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर यह संकल्प लिया गया, ये प्रण किया गया कि अब तस्वीर हम बदल कर रहेंगे। और कई लंबी चौड़ी फहरिस्त है उन वादों की जो कि चुनावी दौर में अक्सर हमने देश या प्रदेश के चुनाव में देखा है। तो बड़ी खबर आपके सामने, महागठबंधन ने आज अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करते हुए नीतीश को सीधी चुनौती दी है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि महागठबंधन का संयुक्त मैनिफेस्टो जारी करते हुए तेजस्वी ने क्या कहा। तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। पहले कैबिनेट में जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे। जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो है उसको हम लोग माफ करेंगे। बैल तो चुनावी बयान है और उसमें वादों की फहरिस्त है। आइए आपको क्री ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि महागठबंधन के घोषणा पत्र में जनता से क्या खास वादे किए गए। महागठबंधन के जो वादे वो आप देखिए। पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा है। परीक्षा के लिए भरे जाने वाले जो आवेदन फॉर्म होते हैं उसकी फीस माफ होगी यानी निःशुल्क होगा। परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया भी सरकार वहन करेगी। हमारा संकल्प है कि हम पलायन को हर हाल में रोकेंगे, यह भी महागठबंधन का वादा है। कर्पूरी श्रम सहायता केंद्र खोलने का भी वादा है। शिक्षकों को समान काम और समान वेतन देने का भी वादा है। तो ये जो की ग्राफिक में हम आपको दिखा रहे हैं यही की पॉइंट है महागठबंधन के इस घोषणा पत्र का, इस प्रण का, इस संकल्प का। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, महागठबंधन ने महा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान में देखें कई खास बिंदु हैं बिहार के लिए। उसमें तमाम वो सारे के सारे लोक लुभावन मुद्दे हैं जिनको लेकर के तेजस्वी यादव हावी पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार पर। क्योंकि रोजगार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको उन्होंने छुआ। कहा है कि पहली कैबिनेट में पहला डिसीजन अगर वो करेंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो गठबंधन है नीतीश कुमार के और बीजेपी का,
उसको किस तरीके से तेजस्वी यादव उससे निपट पाएंगे, उससे उसके आगे निकल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको आप लोक लुभावन कह सकते हैं, जिन पर आप कह सकते हैं कि पूरे बिहार की निगाह लगी हुई है, सारे के सारे युवाओं की निगाहें लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये घोषणा पत्र कहीं ना कहीं एनडीए के घोषणा पत्र पर भारी पड़ सकता है। हालांकि अभी एनडीए का घोषणा पत्र अभी आना बाकी है। जिस तरीके से कि नीतीश कुमार ने अपने 7 वचन पत्र जो जारी किए हैं, 7 वचन पत्रों में करीब करीब उनकी सारी सरकार समेटी हुई है। चलिए संजय, ये तो बिहार की जनता अब तय करेगी कि किसको कितना वो मौका देगी और किसके वादे पर वो जाएगी। हमारे साथ आप बने रहिए। अभिषेक झा भी हमारे साथ, जदयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक झा, बहुत स्वागत है आपका। और साथ में सीधा सवाल, महागठबंधन ने प्रण ले लिया है, आपसे मुक्ति होगी और बिहार को न्याय मिलेगा और कई तोहफे भी मिलेंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने फिर एक बार अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया। क्या कहा उन्होंने कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में पहले दस्तखत से 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। आप इस बात को समझिए कि बिहार का कुल बजट वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,11,000 करोड़, और अगर 10 लाख नई नौकरियां दी जाती हैं तो उस पर खर्च 1 लाख करोड़ आएगा। यानी कुल बजट का 50% तेजस्वी यादव जी खर्च करने की बात कर रहे हैं सिर्फ नई नौकरियों। अभिषेक, बातें तो बहुत होती हैं आपकी तरफ से, उनकी तरफ से भी, लेकिन आपने कहा अपरिपक्व है ये भी घोषणा पत्र। कितना परिपक्व है वो ऐलान जिसको आप कह रहे हैं तार्किक तौर पर वो संभव नहीं? बताइए ना, आप पढ़े लिखे हैं, आपने दुनिया देखी है। बिहार जिस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करता है उसके हिसाब से कैसे ऐसा हो सकता है? हाँ, ये बात अलग है कि तेजस्वी यादव जी के पास, उनके परिवार के पास इतनी संपत्ति है, उसको खर्च करके अगर युवाओं को रोजगार देने की वो बात करते हैं तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन ठीक है अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हम पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन पार्टियों के घोषणा पत्र पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते, वो आप लोगों का अधिकार है। हमारे साथ आप बने रहिए। इस बीच में एक बड़ी खबर हम दिखा देते हैं। बिहार चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर, मोदी के नाम का इस्तेमाल नहीं छोड़ेंगे चिराग, क्योंकि वो है हनुमान और मोदी उनके लिए है राम। यूपी की रैलियों में और प्रचार में मोदी का नाम आगे भी वो लेते रहेंगे और अपने यहां पर भी लेंगे। चिराग बोले, मैं तो मोदी का हनुमान हूं और वो मेरे लिए राम है। आपको बता दें कि मोदी का नाम लेने पर आला कमान की तरफ से और खासतौर से बीजेपी की जो प्रदेश स्तर की पार्टी का जो तमाम प्रवक्ता और नेता हैं वो बार बार इसको लेकर आलोचना कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, हिदायत तक दे रहे हैं कि वो मोदी का नाम ना लें, मोदी हमारे नेता हैं। लेकिन चिराग कहते हैं कि मैं मोदी का नाम लूंगा क्योंकि मैं उनका हनुमान हूं, वो मेरे लिए राम है और वो बिल्कुल उनका नाम नहीं छोड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपके सामने, मोदी के नाम के सहारे ही चिराग की यात्रा आगे बढ़ रही है। हालांकि ये बात बहुत कचोट रही है उन तमाम प्रवक्ताओं को, नेताओं को जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। वो बार बार इसको लेकर हिदायत भी दे रहे हैं, चेतावनी तक दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी तक कह दिया। इसका चिराग पासवान ने क्या जवाब दिया, सुनिए। में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी, 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 3/4 बहुमत से विजयी होगा और हम कांग्रेस, आरजेडी और माले इस अपवित्र गठबंधन का उनको हराएंगे। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी। हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी। 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका अपना अनुभव है। क्यों मेरी पार्टी की अपनी सोच नहीं हो सकती, क्यों मेरी पार्टी की अपनी राय नहीं हो सकती, क्यों मैं किसी का वोट ही काटूंगा, क्यों मैं अपनी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा रहा, ये मेरी सोच, मेरी समझ के परे है। पर मैं समझ रहा हूँ कि ये शब्दावली कहाँ से आ रही है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन सारी बातों को बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री निरंतर इस बात को लेकर परेशान हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से जिस तरीके से उनको नुकसान होने वाला है उसकी चिंता, और मुख्यमंत्री जी की शैली रही है, वो खुद तो कभी बोलते नहीं है, वो दूसरों से ही बुलवाते हैं। तो दूसरों से बुलवाना
उनकी शैली का उनका हिस्सा रहा है। पर हाँ, मुझे दुख जरूर है इस बात का कि जब सुशील मोदी जी या भूपेंद्र यादव जी या प्रकाश जावड़ेकर जी अगर मुख्यमंत्री की भाषा अगर वो बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ और इस बात का मैं उनको श्रेय भी देता हूँ कि वो अपना गठबंधन धर्म बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, पर वो जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं वो बहरहाल बड़ा दिलचस्प है। और देखिए वार पलटवार कैसे हो रहा है। हमारे साथ अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, वोट तो कटेगा और मोदी का नाम भी लगातार चिराग लेंगे, लेकिन वोट किसका कटेगा और फायदा किसको होगा? एनडीए का वोट कटने जैसी कोई बात नहीं है। एनडीए के वोट में कोई भी खराब नहीं हुआ। हाँ, शुरू में उन लोगों ने कोशिश जरूर की थी, लोजपा के लोगों ने, एक तरह का कंफ्यूजन हम जनता के बीच फैलाएं, लेकिन आपने देखा है प्रकाश जावड़ेकर का बयान आपने सुनाया, संबित पात्रा जी का बयान भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार में एनडीए में 4 पार्टियां हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारा कोई वोट नहीं कटेगा, हमारे वोटों में बिखराव भी जरा भी नहीं होगा और हम 3/4 बहुमत के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का। अब लोजपा के लोगों को यह समझना चाहिए कि आपको भाजपा ने भी कड़ा और क्लियर संदेश दे दिया है, उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती। ठीक है अभिषेक, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो चुनाव बताएगा। हमारे साथ आप बने रहिए। इस बीच में वहीं जेडीयू ने भी एलजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चिराग पासवान बिहार में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। जी और भी ज्यादा थके हुए हैं। थके हुए से क्या मतलब है? क्या राजनीति करने के प्रति, बिहार का विकास करने के प्रति रुचि नहीं है या उम्र का हवाला वो देना चाहते हैं? वो अभी राजनीति में नए नए हैं। भारतीय राजनीति के जो दोष हैं, विरासत की राजनीति के, उसको लेकर के वो राजनीति में आगे बढ़े हैं। उनका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन बिहार की पॉलिटिक्स में नहीं। बहरहाल इसी बीच में बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि आज 4 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नबीनगर, नोखा, करगहर और दिनारा में चुनावी जनसभा होगी। यानी कुल मिलाकर अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है नीतीश कुमार ने, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए चुनौती भी है। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने। अभिषेक, मोर्चा संभाल लिया है खुद नीतीश कुमार ने, लेकिन चुनौतियां कहीं ना कहीं हैं या बिल्कुल नहीं है? पहले भी बताया है कि काफी अपरिपक्व, बिहार की जनता कभी भी ऐसे अपरिपक्व नेता की बातों पर या उनके आगे के क्रियाकलापों पर विश्वास नहीं करती। नीतीश कुमार जी ने बीते 15 वर्षों में बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखी। 7 निश्चय पार्ट 1 मील का पत्थर साबित हुआ है और नीतीश कुमार जी ने जो बताया है 7 निश्चय 2 के बारे में, वो भी बिहार में विकास की नई गाथा लिखेगा। तो नीतीश कुमार जी की टक्कर में ठीक है, आपकी परिपक्व नेता परिपक्व राजनीति के सारे एक बार फिर से सत्ता में आएंगे, शुभकामना तो है, लेकिन ये जनता को तय करना है। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।